इंडस्ट्री। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हॉस्पिटल सेक्टर को। इस वीडियो में हम करेंगे नारायण हृदयालय का यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस और उसके बिजनेस को समझेंगे, उसके पीयर्स को समझेंगे, ओवरऑल इस इंडस्ट्री को समझेंगे, क्या सारी चीज़ें हो रही है, क्या फैक्टर्स आपको देखने चाहिए एक हॉस्पिटल सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले, एंड व्हाई नारायण हृदयालय इज करंटली अ बेस्ट बेट टू बी बैटिंग ऑन द हॉस्पिटल सेक्टर। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हम लोग तीन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल सेक्टर। इसमें अपन की टर्म समझ लेंगे कि क्या क्या सारी चीज़ें होती है, व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन द हॉस्पिटल बिजनेस। फिर अपन समझेंगे नारायण हृदयालय को, ठीक है। उसके बाद अपन इसके पीयर कंपैरिजंस पे देखेंगे और फिर अपन बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नारायण हृदयालय को बेस्ट बेट बनाता है, ठीक है। हम हॉस्पिटल सेक्टर यहाँ पे अनीश मुका के थ्रेड के थ्रू यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन डू गिव अ फॉलो अप ऑन हिम ऑन ट्विटर, ठीक है। अगर अपन समझे तो इंडिया में जो हॉस्पिटल्स हैं वो एक तो बहुत सारे हैं। अगर आप समझिए तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट इंडिया का हॉस्पिटल है अपोलो हॉस्पिटल, वो 7% ही यहाँ पे टोटल बेड्स फॉर्म करता है। द ओवरऑल इंडस्ट्री इज फ्रेगमेंटेड, ठीक है। तो बहुत सारी जो हॉस्पिटल्स हैं होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, गवर्नमेंट ओन्ड, प्राइवेट ओन्ड, कॉर्पोरेट ओन्ड, ट्रस्ट ओन्ड। इसके कारण जो हॉस्पिटल का पूरा जो मार्केट है वो फ्रेगमेंटेड है। अगर अपन बात करें हॉस्पिटल कैसे पैसे बनाता है, तो बेसिकली हॉस्पिटल यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पैसा पूरी फार्मा मतलब एक हॉस्पिटल चेन के अंदर बनता है, 61% मनी कम्स फ्रॉम द हॉस्पिटल बिजनेस। उसके बाद डायग्नोस्टिक सेंटर से आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे डायग्नोस्टिक सेंटर से 10% आता है, फार्मास्यूटिकल से 20% आता है। अगर अपन बात करें तो ये जो अभी फार्मास्यूटिकल है इसके अंदर तो पूरा ई बिजनेस आ चुका है, ई फार्मेसी आ चुका है, ठीक है। और अपोलो फार्मा भी बेसिकली इसको डीमर्ज किया जा रहा है अपोलो हॉस्पिटल से। तो ओवरऑल रीस्ट्रक्चरिंग बहुत सारी हो रही है। फिर बाद में अगर अपन बात करें डायग्नोस्टिक सेंटर्स की तो डॉक्टर पाथ लैब्स करके है जो बेसिकली डायग्नोस्टिक फोकस कंपनी है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में एक इंपॉर्टेंट की ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी हॉस्पिटल चेन्स ही यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर्स खोल रही है और वहाँ पे भी जो इंडस्ट्री है डायग्नोस्टिक सेंटर्स की वो भी फ्रेगमेंटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर मेडिकल डिवाइसेस का बिजनेस होता है, जो पे मतलब थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता है मेडिकल डिवाइसेस वगैरह बेच के, जिसके अंदर आप समझ लीजिए इवन जो आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स लाइक चश्मा वगैरह होता है ना, तो वो सारी जो मेडिकल डिवाइसेस में आता है। दैट फॉर्म्स द 9% ऑफ द बिजनेस। अब अगर अपन समझे सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगता है, तो हॉस्पिटल के अंदर लगता है। इट्स वेरी वेरी हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है और इसका गेस्टेशन पीरियड भी बहुत लंबा होता है। एक हॉस्पिटल का एक्सपेंशन स्टार्ट करने से लेके उसका कॉमर्शियलाइजेशन होने तक लगभग 4 से 5 साल लग जाते हैं। कॉमर्शियलाइजेशन का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि पेशेंट आने लग गए। कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब ये है यहाँ पे कि बेसिकली उस बिजनेस में, उस हॉस्पिटल में एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होने लग जाए। जैसे ही मान लीजिए आप हॉस्पिटल खोलते हैं एक सिटी में, तो पहले बहुत कम पेशेंट आते हैं, धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन होती है, तो वो पूरी रेप्यूटेशन और वो सब चीज़ें गेन करने में लगभग 5 साल लग जाते हैं। अब अपन कुछ की टर्म समझ लेते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती है, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। आउट पेशेंट्स जो बेसिकली विजिट करके वापस घर आ गए, ठीक है। ये 75% ऑफ द वॉल्यूम होता है, बट इनसे जो रेवेन्यू आता है वो 25% आता है। उल्टा अगर अपन समझे इन पेशेंट्स के अंदर, तो वो आते 25% इन वॉल्यूम है, बट उससे जो पैसा आता है वो 75% आता है, ठीक है। फिर एक होता है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे होता है और एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है ALOS का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ स्टे जो होता है बेसिकली एक आपका जो पेशेंट है, इन पेशेंट को कितने दिन तक रहता है। तो ये हमेशा डिक्रीजिंग ट्रेंड पे होना चाहिए। वाई? बिकॉज डिक्रीजिंग ट्रेंड इसलिए इंपॉर्टेंट है ALOS का। एक तो बेसिकली आप एफिशिएंट है, आपने एक कार्डियक सर्जरी करी और आपने एक पेशेंट को 10 दिन के अंदर ही छोड़ दिया, आपने अगले साल कार्डियक सर्जरी करी, आपको एवरेज यहाँ पे 15 डेज लग रहे हैं, मतलब आपका बेसिकली हेल्थ एफिशिएंसी आपकी यहाँ पे कम हो रही है, आपकी ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी कम हो रही है। इंपॉर्टेंट बात एक और है कि आज जो अपन जिस जमाने में अपन करंट सिनेरियो में सभी चीज़ें यहाँ पे जल्दी जाते हैं। तो आप एक बात समझिए कि अगर आप ऑपरेशन कराने गए और आपको एक जगह 10 दिन लगेंगे, एक जगह 15 दिन लगेंगे, ऑब्वियसली यू विल चूज 10 डेज स्टे इन हॉस्पिटल, ठीक है। तो ALOS का कम होना जरूरी है और जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है वो बढ़ना जरूरी है। तो ये कुछ की इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गई है।
उसके बाद अगर अपन देखें तो बेसिकली यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो ओनरशिप वाइज क्लासिफिकेशन होता है। ओनरशिप में क्या होता है, देखिए आप ओनरशिप का अगर अपन समझे फंडा, तो बेसिकली ओनरशिप का भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे वो भी दिखा है। तो एक तो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, इंडिया में 50% हॉस्पिटल्स लगभग गवर्नमेंट ओन्ड है, उससे भी ज़्यादा है। फिर प्राइवेट ओन्ड होते हैं, जहाँ पे प्राइवेट कंपनी खुद की हॉस्पिटल चला रही है। देन ट्रस्ट ओन्ड होते हैं, जहाँ पे ट्रस्ट हॉस्पिटल चलाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि एक ट्रस्ट ओन्ड होते हैं बट मैनेज बाय प्राइवेटली, ठीक है। और चौथे तरह एक हॉस्पिटल होते हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स ओन करते हैं बट उसको मैनेज करने के लिए दूसरी कंपनीज आती है, मतलब हॉस्पिटल एजेंसीज होती है। सो दिस बिजनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नारायण हृदयालय की बात करें वो कौन से बिजनेस मॉडल में, तो एक तो उसका प्राइवेट बिजनेस है, ठीक है, जहाँ पे वो प्राइवेट उसकी बेसिकली प्रॉपर्टी है और उसी का ही हॉस्पिटल है। उसके अलावा वो है ना बेसिकली मैनेजमेंट का भी काम करता है, जहाँ पे लगभग उसको 5% ऑफ द रेवेन्यू मिलता है, ठीक है। ये बेसिकली एक एसेट लाइट मॉडल है, ठीक है। तो ये बहुत जगह अपने जो काम करते हैं वो मैनेजमेंट पे करते हैं, कहीं कहीं ये लोग लीज पे भी करते हैं। लीज में क्या होता है, बेसिकली ये जो लैंड और बिल्डिंग है वो बेसिकली एक एंटिटी की हो गई, जो बेसिकली आपका लीज लेसर हो गया, और फिर ये उस हॉस्पिटल को, उस बिल्डिंग को पूरा लीज पे लेके खुद मैनेज करते हैं। तो इस तरीके से बिजनेस मॉडल डिराइव करता है, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी इंडिया में हॉस्पिटल्स है मोस्टली है ना लीज पे चलते हैं, जहाँ पे लैंड और बिल्डिंग किसी और का होता है, या फिर लैंड तो एटलीस्ट किसी और का होता है, बट दीज आर द लॉन्ग टर्म लीज। तो ये एग्रीमेंट्स भी जो बनते हैं इस बिजनेस के अंदर, जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट होते हैं, लगभग 10 से 20 साल तक के होते हैं, बिकॉज आप कुछ समझिए जहाँ पे गेस्टेशन पीरियड ही 5 ईयर्स का है, तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम। फिर अगर अपन समझे तो बेसिकली हॉस्पिटल टाइप्स किस किस तरीके से होते हैं, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर। अब यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली सर्विसेज की प्राइमरी के अंदर क्या होती है, बेसिकली फर्स्ट पॉइंट आपको एक नॉर्मल बेसिक ट्रीटमेंट दे दिया। सेकेंडरी के अंदर आपको थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज मेडिकल रिसर्च हो गया आपका, मतलब डायग्नोस्टिक्स वगैरह भी हो गया। टर्शरी के अंदर क्या होता है, मल्टी स्पेशलिटी होता है। स्पेशलिटी का यानी मतलब हो गया ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, कार्डियोलॉजी यानी हार्ट रिलेटेड हो गया, और न्यूरोलॉजी यानी ब्रेन रिलेटेड हो गया। ये तीन जो बेसिकली स्पेशलिटीज है ये सबसे ज्यादा फेमस है, और जितने भी अपने बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो टर्शरी केयर में आते हैं, ठीक है। तो जो अपोलो है या मैक्स हेल्थ केयर है या फिर नारायण हृदयालय है, ये सारे इन तीनों के अंदर काम करते हैं। तो इन जो 3 स्पेशलिटीज ट्रीटमेंट होती है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इन्हीं से सबसे ज्यादा पेशेंट आते हैं, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी इन 3 स्पेशलिटीज से आता है। उसके बाद यहाँ पे अगर अपन देखें तो अदर चीज़ें क्या है, तो बेसिकली रेवेन्यू मिक्स जो है मैंने आपको बताया था किस तरीके से होता है। अब आउट पेशेंट जो होता है वो आपको कंसल्टेंसी देगा और बेसिकली आपके डायग्नोस्टिक्स और फार्मेसी से देगा। इन पेशेंट को आप बहुत सारी चीज़ें चार्ज कर सकते हो, रेंटल्स, कंसल्टेंसी, डायग्नोस्टिक्स, कंज्यूमेबल, खाना वगैरह खाएगा, सर्जरी कॉस्ट एटसेट्रा वगैरह। अब ये जो पूरा होता है कैपिटल इंटेंसिव होता है, जैसे मैंने आपको बोला बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर अपन समझे तो यहाँ पे नारायण हृदयालय जो है बेसिकली उसको अगर अपन एक सिंगल बेड यहाँ पे जो लगाना रहता है तो उसमें जो कॉस्ट आती है 50 lakhs to 1 crore रुपीज़ आती है, ठीक है। और कई जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं वो जब इस तरीके के एक्सपेंशन करते हैं तो उनका 2 crore पर बेड का बेसिकली एक्सपेंशन कॉस्ट आता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जब आप ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन करते हो यानी आपके एग्जिस्टिंग लैंड पे ही, एग्जिस्टिंग एरिया में ही, एग्जिस्टिंग पे ही यहाँ पे एक बिल्डिंग और तैयार करते हो, ठीक है, तो उसमें आपका लैंड का कॉस्ट कम हो जाता है। और यहाँ पे जो नारायण हृदयालय वो बेसिकली यही कर रहा है, उनका जो बेसिकली कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है एक्सपेंशन का, ठीक है। इट इज़ लाइक मतलब है ना 30-40% उनका जो कॉस्ट है वो अदर पीयर से उनका कम है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और अगर अपन समझे कि मतलब जो अगर आप एग्जिस्टिंग ही उसमें करते हो तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। फिर इस बिजनेस के अंदर एक और प्रॉब्लम क्या है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हमंगस होती है। फॉर एग्जांपल आपके डॉक्टर्स और नर्सेज और बाकी जो पूरा स्टाफ है आपको रखना ही पड़ेगा। अगर एक भी पेशेंट आता है तो आपके लिए वो डॉक्टर तैयार होना चाहिए। तो बेसिकली इसको मेंटेन करने की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, एडमिन कॉस्ट हो गया, और सबसे ज़्यादा जो होता है बेसिकली सैलरीज होती है आपके मेडिकल स्टाफ की, ठीक है। सो दीज 2 थिंग्स ऑपरेटिंग एंड कैपिटल कॉस्ट मेक्स अ हाई एंट्री बैरियर बिजनेस। हर कोई आ नहीं सकता, हर कोई इवन जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है वो भी यहाँ पे फटाफट से एक्सपेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये डेट पे बहुत ज़्यादा चलती है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, डेट टू इक्विटी आपको देखना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू गिव यू एन पर्सपेक्टिव की HCG जो है हेल्थ केयर ग्लोबल करके है, उसका डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 1 के अबव है। वहीं पर नारायण हृदयालय का जो डेट टू इक्विटी है वो इवन पॉइंट्स के अंदर आता है एंड इट इज़ लोवेस्ट इन द इंडस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। तो आप बेसिकली अब आप समझ गए होंगे कि बेसिकली यहाँ पे एक है ना ये एक US की एक हॉस्पिटल है, उसने अपना चार्ट बताया था कि जैसे जैसे पेशेंट्स बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी यहाँ पे EBITDA मार्जिन्स बढ़ेंगे एंड द कॉस्ट यहाँ पे जो क्या होता है वो बेसिकली स्टेबल हो जाता है, बिकॉज मोस्टली जो कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है।
तो बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा है, जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होगा ना वैसे वैसे गेन होगा। एंड आई टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो कि जितने भी कंपनीज है जो नए हॉस्पिटल्स लेके आ रही है, उनके जो न्यू हॉस्पिटल्स है ना वो लॉस मेकिंग रहेंगे। इवन नारायण हृदयालय के भी हैं, जो उनका दिल्ली का हॉस्पिटल है वो लॉस मेकिंग है, ठीक है। इवन मुंबई का हॉस्पिटल भी उनका लॉस मेकिंग है, बट वहीं पे जो उनके पुराने हॉस्पिटल्स है जयपुर या बैंगलोर के, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। सो एज सून एज यू बिकम मैच्योर, आपके हॉस्पिटल जितने ज़्यादा मैच्योर होते जाएंगे उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हिट करते जाएंगे। फिर अगर अपन बात करें इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि आप पहले समझिए कि मान लीजिए किसी तरीके की ऐसी न्यूरो सर्जरी है जो किसी हॉस्पिटल में हुई है, तो फिर उस हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा नाम हो जाता है। तो आप जितने भी यहाँ पे हॉस्पिटल कंपनीज को पढ़ेंगे ना, तो वो हर बार एक चीज़ हमेशा बताती है कि हम लोग ने इस तरह की अनोखी सर्जरी करी है, ठीक है। तो दिस इंडस्ट्री ऑल्सो हैव इनोवेशन इन द सर्जरी, कि हमने इस तरह की एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी कर दी, ठीक है। और उसके बाद एक और जो होता है हमारा इनोवेशन इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑल्सो, कि हम लोग ने एक इनोवेटिव मशीन लेके आए हैं, एक्सरे मशीन जो होती है आपकी वो और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली यहाँ पे इंप्रूव हो गई है। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर आपके जो प्रोसेसेस हैं, मेडिकल प्रोसेस अगर आपके पुराने हैं, तो नो बडी इज गोइंग टू बेसिकली कम एट योर हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ओवरऑल इंडिया में बाकी सभी देशों के जैसे यहाँ पे इंडिया हर चीज़ की जैसे इंडिया में यहाँ पे एक अंडर पेनिट्रेशन है, ठीक है। हेल्थ केयर का जो एक्सपेंडिचर है एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी भी यहाँ पे कम होता है, लोग बाग बहुत ज़्यादा कम ध्यान देते हैं। और इंडिया में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज पीपल डोंट हैव मेडिकल इंश्योरेंस ऑल्सो, ठीक है। तो इंडिया में जो अगर आप ऐसे समझोगे ना, यूएस में 90% जो बेसिकली हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर होते हैं वो बेसिकली इंश्योरेंस बेस्ड होते हैं, और इंडिया में जो है बेसिकली सारे जो एक्सपेंस है 60 to 70% इज बेसिकली बॉर्न बाय द पीपल ओनली, मतलब पेशेंट्स ओनली, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होते हैं। तो इंडिया में बेसिकली एवरेज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स भी कम है पर बेसिकली 10,000 पॉपुलेशन, या फिर पर डेंसिटी भी कम है, बेड्स भी कम है, और नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी कम है। तो बेसिकली इनकी जो आप समझो तो बेसिकली यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और मोस्टली जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स है ना, इंडिया की जो टॉप 8 टॉप 10 सिटीज़ है उसके अंदर मेट्रो सिटीज़ के अंदर आती है, ठीक है। अगर अपन ओवरऑल बेड कैपेसिटी के हिसाब से देख रहे हैं तो अपोलो हॉस्पिटल्स के पास 10,000 बेड्स है, नारायण हृदयालय के पास 5,400 है, और बाकी जो अगर आप देखोगे तो सभी 3,000 2,000 रेंज के अंदर है। इवन जो 40s है बहुत पुराना हॉस्पिटल, उसके पास भी 3,700 है। अब 40s के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई, 40s के साथ बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हो गए, तो वो इस तरीके से अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाए। वहीं पर नारायण हृदयालय ने 2000 ईयर के आसपास आके अपना जो बेसिकली बिजनेस स्टार्ट किया था नारायण हृदयालय का, और कंटिन्यूअस यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ साथ इन लोग ने एक्सपेंशन किया। और इनकी जो एक्सपेंशन की एक स्ट्रेटेजी है, केमन आइलैंड्स में जाके इनने एक हॉस्पिटल खोला, वो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे पता पड़ता है कैपिटल एलोकेशन कितनी स्ट्रांग है। सो नाउ कम्स टू द रिस्क कि इस हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर रिस्क क्या होती है। गवर्नमेंट रेगुलेटरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। आपका एक केस बिगड़ा, आपकी पूरी रेप्यूटेशन इज योर एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका डॉक्टर का रेप्यूटेशन बिगड़ गया, यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट केस बिगड़ गया, तो आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब बेसिकली बिजनेस हर्ट हो जाता है। और इसलिए यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नारायण हृदयालय है, उसने क्या किया, उनने बैंगलोर एक रीजन चूज़ किया, ठीक है। फिर उन लोग ने बेसिकली जयपुर एक रीजन चूज़ किया, ठीक है। तो इन लोग ने क्या किया, पहले यहाँ पे एक हॉस्पिटल खोला, फिर जब दूसरा हॉस्पिटल खोलना था तो ऐसे नहीं कि सीधा मुंबई में खोला, ठीक है। उन लोग ने दूसरा हॉस्पिटल भी इधर ही खोला, तीसरा हॉस्पिटल भी इधर ही खोला। क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन, वाई, बिकॉज अगर आपने बैंगलोर के एक रीजन में अपनी यहाँ पे बेसिकली रेपुटेशन डेवलप कर ली, तो दूसरे और तीसरे हॉस्पिटल को जब आप यहाँ पे खोलोगे तो आपको रेपुटेशन बिल्डअप करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। दैट इज वाई यहाँ पे क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यू नीड टू बिल्ड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा है ना प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, क्योंकि ये बिजनेस इतना ज़्यादा वल्नरेबल है टू द प्रॉफिटेबिलिटी कि बहुत बार आपका कोई पर्टिकुलर एक हॉस्पिटल ही लॉस मेकिंग चला जाता है बिकॉज ऑफ इवन लैंड रिलेटेड इश्यूज, या फिर आप समझिए उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर वो बहुत ज़्यादा बेसिकली वहाँ पे केसेस बिगड़ गए, फुटफॉल नहीं आया, ठीक है। तो जैसे कि इवन नारायण हृदयालय ने भी अपना एक बैंगलोर का हॉस्पिटल बंद किया था। तो ये सारी चीज़ें भी होती रहती है।
सो नाउ वी विल कम टू नारायण हृदयालय। तो नारायण हृदयालय में अभी अपन सबसे पहले इनका रीजन समझ लेते हैं। तो ये कहाँ पे है, तो अगर आप जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली ईस्टर्न रीजन में इनके 8 हॉस्पिटल्स है, वहीं पे कर्नाटका रीजन में 6+4 हार्ट सेंटर्स है। अभी हार्ट सेंटर्स क्या होते हैं, बेसिकली इंपॉर्टेंटली वहाँ पे कार्डियक तरह की ही सर्विस, केवल कार्डियक स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको हार्ट सेंटर्स कहा जाता है। दीज आर वेरी हाई प्रॉफिटेबल बिजनेसेस, ठीक है। उसके अलावा पूरा हॉस्पिटल खोलने से अच्छा केवल आप आपका जो मेन स्पेशलिटी है, नारायण हृदयालय को जो चलाते हैं वो देवी शेट्टी है। ही इज द वन ऑफ द बेस्ट कार्डियक इन द इंडिया विद 37 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो दैट इज ऑल्सो की मैन। यहाँ पे बेसिकली आपका की मैन रिस्क भी हो जाता है, क्योंकि अगर वो चले गए हॉस्पिटल से, ऑपरेशन से हटके वो नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में चले गए, तो वो कार्डियक बिजनेस भी हर्ट हो सकता है। बट नारायण हृदयालय का अभी हाल फिलहाल में उस तरह का कोई प्लान नहीं है, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द फ्यूचर रिस्क। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। फिर यहाँ पे नॉर्थ के अंदर इन लोग ने अभी एक्सपेंशन स्टार्ट किया, इवन मुंबई के अंदर, अहमदाबाद के अंदर अभी रिसेंट में इन्हें खोला है, ठीक है। तो जयपुर में भी इनके बेसिकली बहुत ज़्यादा 4 हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। जिस जगह से हम लोग आते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नारायण हृदयालय फेमस है, ठीक है। आज से 10 साल पहले जब मेरे दादाजी का यहाँ पे हार्ट सर्जरी हुआ था तो उस टाइम मैंने सबसे पहले इनका नाम सुना था, और आज भी मतलब बेसिकली नारायण हृदयालय का एक रेपुटेशन बिल्डअप है। बेड्स की बात करते हैं, 5300 बेड्स है, जिसमें से अगर आप देखोगे तो इनके टोटल 47 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, और 20 ओन्ड हॉस्पिटल्स है, 2 इनके मैनेज्ड हॉस्पिटल्स है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बेसिकली खर्चा कोई और उठा रहा है फिक्स कॉस्ट का, और ये केवल ऑपरेटिंग कॉस्ट उठाते हैं, मैनेज करते हैं। 5% इनको लगभग शेयर मिलता है, ठीक। फिर हार्ट सेंटर ये लोग अभी लगातार खोलते आ रहे हैं, 5 इनके हार्ट सेंटर्स है। प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है जहाँ पे केवल प्राइमरी सर्विसेज होती है, और 1 हॉस्पिटल इन केमन आइलैंड्स है। इसकी स्टोरी बहुत अलग है। इसकी स्टोरी ये है कि इन लोग ने क्या किया था, बेसिकली केमन आइलैंड्स में एक हॉस्पिटल के साथ यहाँ पे बेसिकली उसमें अंदर थोड़ा बहुत स्टेक खरीदा था, 20-24%, ठीक है। और फिर जैसे जैसे वो हॉस्पिटल परफॉर्म करता गया उसके अंदर वो स्टेक बढ़ाते गए। अब यहाँ पे केमन आइलैंड्स में यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज केमन आइलैंड्स इज नियर टू नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल पास है, और केमन आइलैंड्स के अंदर आसपास के जो एरियाज है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो बेसिकली केमन आइलैंड्स के अंदर ये एक इकलौता हॉस्पिटल था जिसकी सबसे ज़्यादा बेसिकली मल्टी स्पेशलिटीज़ थी, एंड इट बिल्ड अप द रेपुटेशन। और इन लोग ने लगातार अपने प्रोसेसेस को इतना ज़्यादा बिल्ड किया कि अब ये जो हॉस्पिटल है इनका बेस्ट परफॉर्मिंग हॉस्पिटल हो गया है। एबिटा मार्जिन्स, ROE सभी टर्म्स में केमन आइलैंड्स का जो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब इन लोग ने अपना पूरा स्टेक ही खरीद लिया केमन आइलैंड्स के अंदर। और जो अनदर थिंग दे आर डूइंग कि केमन आइलैंड्स में अब ये लोग अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। जो एक्सपेंशन लगभग आज से 1-1.5 साल में वापस ये मतलब 2-3 साल में उसका एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा। इन केमन आइलैंड्स में ये लोग अपना एक्सपेंशन करके उस एरिया को और ज़्यादा टैप करेंगे। इवन यहाँ पे केमन आइलैंड के अंदर इनकी इतनी ज़्यादा बेसिकली कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है कि जो दूसरी एक एंटिटी थी, जो दूसरी कंपनी थी, वो हॉस्पिटल लेके आने वाली थी, उसने अपना पूरा प्लान ही होल्ड पे डाल दिया है, ठीक है। तो केमन आइलैंड्स का जो इनका बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें ओवरऑल इनकी जो ऑपरेटिंग बेड्स है वो भी आप देख सकते हो। एवरेज इफेक्टिव कैपिटल कॉस्ट कितना आता है बेसिकली यहाँ पे फॉर ऑपरेटिंग अ बेड, तो यहाँ पे लगभग 33 lakhs का आता है। 30+ स्पेशलिटीज़ में लोग काम करते हैं, 70,000 फुल टाइम एम्प्लॉयर्स है। अगर अपन समझे, जैसे मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशंस की जरूरत होती है, हर कंपनी अपने इनोवेशंस के बारे में बताती है, तो वो सारे इनोवेशंस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसको डिस्कस करके कोई मतलब नहीं, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। अगर अपन देखिए तो यहाँ पे अभी जो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ है और एबिटा मार्जिन है वो लगभग बढ़ते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें तो एबिटा मार्जिन अब इनका 19% को टच कर रहा है, एंड इनके रेवेन्यूज़ भी 27% इंक्रीज हो गए। कोविड के कारण बहुत सारे हॉस्पिटल्स हिट हो गए थे, बहुत सारे नहीं बल्कि सारे हॉस्पिटल्स हिट हो गए थे। वाई? बिकॉज अब आप जब केवल कोविड का इलाज कर रहे हो ना, तो आपके जो हाई मार्जिन बिजनेस है, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, वो बेसिकली यहाँ पे हिट हो गए थे। तो लोग हॉस्पिटल्स नहीं आए थे। जो लोगों को लगता है कि यार हमारा इलाज थोड़े टाइम बाद भी हो सकता है, ठीक है, मेरी आँख का ऑपरेशन बाद में भी हो सकता है, तो मैं अभी नहीं गया, तो इसके कारण मेरे रेवेन्यूज फॉल हो गए थे। बिकॉज कोविड तो एक बेसिकली रेगुलेटेड बिजनेस था जहाँ पे गवर्नमेंट सारी चीज़ें कंट्रोल करती थी, ठीक है। तो इसलिए इनके एबिटा मार्जिन, रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी कोविड के कारण सभी हॉस्पिटल्स की हिट हो गई थी। बट जिस तरीके से वापस अब इकोनॉमी खुल रही है, एयरलाइंस वगैरह के डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रैवल चालू हो रहे हैं, तो वापस ये जो हॉस्पिटल एंड ट्रैवल का बिजनेस है ये वापस से स्टार्टअप हो रहा है, ठीक है। और जो बेसिकली ऑप्शनल ट्रीटमेंट थे वो वापस से पिकअप होने लगे, एंड दिस इज वाई कि यहाँ पे सभी हॉस्पिटल्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एंड हाईली एक्सपेंडिंग करेंटली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इनके बाद जैसे मैंने आपको बोला, डेट टू इक्विटी इनका 0.15 का है, पैट मार्जिन इनका 10% का है। तो ओवरऑल जो लास्ट परफॉर्मेंस रही थी वो काफ़ी हेल्दी रही थी,
ठीक है। अब यहाँ पे इनकी कुछ डिजिटल सर्विसेज भी हैं जो कि बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट जो सर्विस है मैं आपको बात करना चाहूँगा, eICU करके एक बेसिकली इनका डिजिटल ऐप है। उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली डॉक्टर को विजिट नहीं करना पड़ता है, वो बेसिकली मोबाइल से ही पेशेंट को देख सकता है, उसका ICU का मॉनिटरिंग कर सकता है। सो डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड ये लोग करते आए हैं लगातार। इन लोग ने अपने बहुत सारे प्रोसेसेस को डिजिटल किया है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज वगैरह भी आप देख सकते हो। बिजनेस प्रोफाइल क्या है इनका, 95% जो इनका रेवेन्यू आता है वो बेसिकली ओन्ड हॉस्पिटल से आता है, हार्ट सेंटर से लगभग 4% आता है, अदर एंसेलरी बिजनेस से 1% आता है, ठीक है। अगर क्लस्टर वाइज देखोगे तो आपका 34% इनका मेन रीजन है जो कि बैंगलोर है, वहाँ से पैसा आता है। उसके बाद अगर अपन देखें जो सबसे ज़्यादा बेसिकली इनको रेवेन्यू अर्न हो रहा है तो बेसिकली डोमेस्टिक वॉक इन पेशेंट से होता है 48%, फिर इंश्योर्ड पेशेंट से होता है, जो कि मैंने आपको बताया ना कि जो इंश्योर्ड पेशेंट होते हैं वो इलाज कराने आ जाते हैं। स्पेशलिटी के अंदर 35% कार्डियक बिजनेस है जो इनका मेन बिजनेस है। फिर ये लोग गैस्ट्रो साइंसेस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वो है। एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट इनका अगर आप देखोगे तो Q3 FY22 में यहाँ पे 109 मतलब 1,09,000 रुपीज़ कुछ रहा है, ठीक है। और जो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे वो डिक्रीज होता गया है। सो दीज टू आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टू बी ट्रैक्ड अपॉन। और जो पेशेंट का फुटफॉल है वो बढ़ता आ रहा है, ICU ऑक्यूपाइड डेज जो है बेसिकली बेड डेज है वो भी बढ़ते आ रहे हैं। तो दीज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर नीड्स टू बी ट्रैक, ठीक है। फिर केमन आइलैंड्स में अगर अपन देखेंगे तो $24,000 का बेसिकली वहाँ पे बिजनेस होता है एवरेज रेवेन्यू, और वहाँ पे जो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज है वो भी बढ़ रहे हैं, डिस्चार्जेस भी बढ़ रहे हैं, आउट पेशेंट्स जो है बेसिकली टोटल नंबर ऑफ आउट पेशेंट्स जो विजिट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं, 6,700 के आसपास हो गए। अगर अपन रीजन वाइज स्प्लिट देखें तो इनका बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से रीजन वाइज स्प्लिट है, मैंने आपको रेवेन्यू के टर्म्स में बताया था, ठीक है। अगर आप एबिटा मार्जिन देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा एबिटा मार्जिन किसका है, जो इनका सबसे पुराना हॉस्पिटल है। फिर धीरे धीरे एबिटा मार्जिन कम होता गया। ये जो है बेसिकली न्यू हॉस्पिटल है गुरुग्राम और न्यू दिल्ली वाला, ठीक है। इवन मुंबई वाली जो रीजन है ये भी इनकी नई है, इसलिए यहाँ पे एबिटा मार्जिन कम है। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एवरेज रेवेन्यू पर बेड भी जो है वो बेसिकली कम है। तो मैं आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे हॉस्पिटल्स मैच्योर होते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पे आपका रेवेन्यू और फाइनेंशियल प्रोफाइल बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहीं पे अगर अपन देखें तो एबिटा मार्जिन एक्सक्लूडिंग अगर आप न्यू हॉस्पिटल्स कर देते हो तो इनका 23% के आसपास आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अभी टोटल 11% ऑफ द बिजनेस है जो बेसिकली न्यू है इनका, अगर अपन देखें हॉस्पिटल्स के टर्म्स में तो इस तरीके से। एंड जो इनके 3 हॉस्पिटल है ना बेसिकली वो तीनों ही लॉस मेकिंग है, ठीक है, जो अभी नए हॉस्पिटल्स है। उसके बाद अगर अपन एबिटा मार्जिन की प्रोफाइल वापस उसी तरीके से दी गई है। कॉस्ट स्ट्रक्चर इस बिजनेस में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर होती है, तो उस पर अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली इनकी Q3 FY22 की परफॉर्मेंस रही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे आप एबिटा मार्जिन वगैरह देख सकते हो, ओवरऑल जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इनकी बोरोइंग्स भी लगातार कम होती आई है, इन्होंने अपनी बोरोइंग्स को भी लगातार कम किया है, और उसके बारे में भी अपन बात करेंगे कि कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्यों नारायण हृदयालय एक इंपॉर्टेंट बेसिकली बेट है, तो उसके पीछे रीजन है तो हाई वॉल्यूम बिजनेस है ना। ये हमेशा वॉल्यूम पे खेलते हैं, बेसिकली वॉल्मेटाइजेशन जो जिसको बोलते हैं, और लो प्राइसेस, ठीक है। लो कॉस्ट डेवलप होती है जब आपका हाई फुटफॉल होगा। फिर इन लोग ने क्या किया, टास्क शिफ्टिंग किया। टास्क शिफ्टिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जितना भी क्लरिकल काम है या फिर नॉन कोर काम है वो बेसिकली इन लोग ने डॉक्टर्स के बजाय, मेन डॉक्टर्स के बजाय छोटे डॉक्टर्स को दे दिया है। तो उस तरीके से भी इनका कॉस्ट कम हो गया है, ठीक है, ताकि मेन डॉक्टर का काम कम से कम हो जाए। फिर इनके जो लीज के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी बहुत मतलब अच्छे हैं, जहाँ पे कॉमर्शियल टर्म्स काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। सेंट्रलाइज बाइंग करते हैं अपने सभी इक्विपमेंट्स के लिए, और टेक्नोलॉजी पे मैंने आपको बताया था जैसे कि eICU जो इन लोग ने यूज़ किया है उससे भी ये लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। अभी अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो नारायण हृदयालय की एक बेड को लगाने की कॉस्ट है वो 31 लाख रुपीज़ आती है, जब वहीं पे अगर अपन इंडिया के अंदर बाकी कंपेयर से कंपेयर करें तो 70-80 लाख की आती है, ठीक है। इन लोग ने अपने रेवेन्यूज़ को भी यहाँ पे लगातार इंक्रीज किया है, और यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी है इनका पिछले मतलब जितने भी साल से ऑपरेट कर रहे हैं कभी भी 1 के ऊपर नहीं किया है। इनने अपना जो कैश इनफ्लोज है 75% इनका जो पिछले 5-7 सालों का कैश इनफ्लोज है ऑपरेशन से आया रेदर देन फंड रेजिंग या फिर डेट। और वहीं पे जो कैश आउटफ्लो किया है इन लोग ने 50% पैसा अपना कैपेक्स पे इंक्रीज किया है। एंड दैट इज वाई कि है ना इनका जो बिजनेस है ये बेसिकली बहुत सही टाइम पे, बिकॉज इनकी एक तो केमन आइलैंड्स का वो एक्सपेंशन स्टार्ट हो चुका है, मुंबई और जो गुरुग्राम वाले हॉस्पिटल है उसके अंदर एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया है। तो बेसिकली अब क्या हो गया ना कि
पैसा और नहीं लगेगा, ठीक है। बस अब क्या करना है, नए हॉस्पिटल्स को ही यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में लाना है, और जैसे ही ये सब प्रॉफिटेबिलिटी आए इनके बिजनेस का आरओई और आरओसी इंक्रीज हो जाएगा, और उसी टाइम से ये और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं पीयर कंपैरिजन्स में। सो पी की टर्म्स में अगर अपन देखें तो 125 मैक्स हेल्थ केयर का पी है, हेल्थ ग्लोबल का 76 का है, अपोलो का 73 का है, नारायण हृदयालय 44 पे ट्रेड होता है, ठीक है। इवन 40 से वैल्यूएशंस कम है। किम्स एक छोटा हॉस्पिटल है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, उसका पी थोड़ा कम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात आरओई की बात करें तो आरओई में अपन डॉक्टर लाल पैथलैब्स को हटाएंगे बिकॉज वट इज नॉट इनटू हॉस्पिटैलिटी। बट अगर आप देखोगे तो आरओई नारायण हृदयालय का भी नेगेटिव चल रहा है, वाई बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑल्सो, ठीक है, और इनका आरओसी भी कम है। वहीं पर अगर आप किम्स का देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, बट किम्स ने अभी क्या डिक्लेयर कर दिया कि 65% कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाले हैं, और जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा डेट लेंगे और अब उनका आरओई आरओसी डिक्रीज हो जाएगा। वहीं पर अगर अपन बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें तो उनका भी आरओई आरओसी कम है, बट वो क्या है, ये आरओई आरओसी जब कम होता है ना तभी सही समय होता है आप हॉस्पिटल में बैठ कर पाए, ठीक है। और वहीं पे अगर अपन डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो यहाँ पे नारायण हृदयालय का जो डेट टू इक्विटी है वो 0.58 है, विच इज़ वेरी वेरी लो, ठीक है। और वहीं पे अपोलो हॉस्पिटल 0.80 पे है, और वहीं पे हेल्थ ग्लोबल 1.12 पे है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नारायण हृदयालय का 6.8 के आसपास आता है, एंड इनका जो मार्जिन है वो 18% के आसपास आता है, ठीक है। तो उस तरीके से इनके बिजनेस चल रहा है एज कम्पेयर टू जो पीयर्स। तो पीयर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेल्थ केयर ग्लोबल भी एक अच्छी कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन वगैरह कर रही है, एंड उसमें भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है। बट बाकी अगर आपको मेजर प्लेयर में जाना है तो ऑब्वियसली आई वुड से कि लीडर के साथ जाना है तो मैं आपको अपोलो हॉस्पिटल सजेस्ट करूंगा। बट बीइंग द ओवरऑल टर्न अराउंड कंपनी यहाँ पे जो देखने को मिलने वाला नारायण हृदयालय के अंदर, तो आई वुड से कि नारायण हृदयालय यहाँ पे एक अच्छा खासा बैट हो सकता है आपको अगर हॉस्पिटल पे प्ले आउट करना है, बिकॉज इट इज़ अ हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी। यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज नहीं है, ठीक है। पी भी ठीक ठाक है, एबिटा मार्जिन्स भी ठीक ठाक है, वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो इन लोग ने अपना रीसेंट हाई बनाया है, प्राइस ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, एक साल में काफ़ी ज़्यादा प्राइस बढ़ा है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको इसमें बिजनेस में एंट्री कैसे लेनी है। आप सिंपल कीजिए, जो मैं हर बार बोलता हूँ, स्टैगर्ड बाइंग 750 पे थोड़ा बहुत स्टेक खरीद लिया, ठीक है। देन विल वेट कि यहाँ पे जब तक 10% मूवमेंट नहीं आएगा ना, वी विल नॉट बाय, ठीक है। 10% मूवमेंट अगर डाउन साइड आता है तो अपन उसको और ज़्यादा ऐड करेंगे, और अपसाइड गया तो अपन हर अपसाइड पे 5% पे ऐड करते जाएंगे, और हर डाउन साइड पे 10% पे ऐड करते जाएंगे। एंड जैसे जैसे यहाँ पे बिजनेस प्रिवेल करेगा अपने को अपना ही कन्विक्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव टर्न अराउंड आता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है, तो अपन उसको ज़्यादा ऐड ऑन नहीं करेंगे, बिकॉज जरूरी वहाँ पे ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज़ रहेगा तो उसको अपने को इवेल्युएट करके ही यहाँ पे फर्दर पोजीशन बिल्डअप करनी है। मेरा टारगेट क्या है, आई वुड ट्राई टू, यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे 1000 रुपीज़ के टारगेट के साथ आप यहाँ पे बेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द नेक्स्ट 1 ईयर। यहाँ पे नारायण हृदयालय में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करने को मिल सकता है। सो ये वीडियो यही खत्म होता है। होप यू लाइक दैट वीडियो। अपन ने आज पूरा हॉस्पिटल सेक्टर को डिस्कस कर लिया है, इवन जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसको भी डिस्कस किया है, नारायण हृदयालय को मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे डिस्कस किया है। इसी तरह के डीप इंसाइट एंड डीप डाइव के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप आई बटन दबा के हमारे शुगर सेक्टर के एनालिसिस और बलरामपुर चीनी का एनालिसिस जरूर देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। थैंक यू सो मच।